दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के दूसरे भाग में स्वागत है। जिन लोगों ने भी इस कहानी के पहले भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ कहानी को समझने के लिए इसके पहले के भाग को ज़रूर पढ़ें। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली कहानी के सभी चैप्टर आप लोगों को मिलते रहें। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। अनिका अकेले बेंच पे बैठी हुई थी। तभी सोनू अपने हाथ में खाने का पैकेट लेकर अपनी दी के पास आया और बगल में बैठ गया। अनिका उसे ऐसे उदास बैठे हुए देखकर बोली, क्या हुआ, तूने खाना क्यों नहीं खाया? रिया को कुछ नहीं होगा पगले, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब तो खा ले दी, भूखी तो आप भी हैं ना। आपने भी तो कुछ नहीं खाया है, तो फिर मैं कैसे खा लूँ? सोनू की बात को सुनकर अनिका की आंखें भर आई। वो उसके हाथ से खाने का पैकेट लेकर खोलती है और सोनू को अपने हाथ से खिलाने लगी। जैसे तैसे रात बीत चुकी थी। अगली सुबह रिया की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अनिका डॉक्टर से मिलने फिर से जाती है तो डॉक्टर की कही हुई बात को सुनकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। वो खुद को संभालते हुए हॉस्पिटल के बाहर आती है और सोनू को देखकर उसे समझाते हुए बोली, सोनू, मैं पैसे का इंतज़ाम करने जा रही हूँ। अगर कल तक सर्जरी नहीं हुई तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। रिया का ख्याल रखना और उसके पास ही रहना। मुझे आने में भले ही थोड़ी देर हो जाए। ये पैसे रख, तू यहाँ रह लेगा ना? मैं अब बड़ा हो गया हूँ दी, मैं रिया दी के पास ही रहूँगा। आप जाइए और चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सोनू की बात को सुनकर अनिका उसे गले लगा लेती है और फिर वहाँ से चली गई। उसी होटल में पहुँचकर वो मैनेजर से बात करने के लिए रुकी हुई थी। जैसे ही मैनेजर आया, अनिका उसे देखकर, हेलो सर, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, बहुत ही अर्जेंट है। मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं जानती हूँ आप ना नहीं करेंगे। अनिका, तुम पहले भी मुझसे बहुत सारे पैसे उधार ले चुकी हो और चुका भी नहीं पाई हो। पैसे ही चाहिए ना, कितने चाहिए? मैनेजर पूछता है। सर, मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। प्लीज़ सर, ना मत कीजिएगा। अनिका की बात को सुनकर मैनेजर उसे अजीब नज़रों से घूरता है और रहस्यमयी मुस्कान लिए हुए वो अनिका से कहता है, इस होटल के कमरा नंबर 155 में मेरा एक दोस्त है। मैं उसे बता देता हूँ तुम्हारे बारे में। वो तुम्हें पैसे दे देगा और बदले में वो जो कहेगा तुम कर लोगी ना? अपनी बहन की चिंता में डूबी हुई अनिका हाँ बोलकर कमरा नंबर 155 में जाने के लिए तैयार हो गई। उस होटल का मैनेजर अपने उस दोस्त को कॉल लगाकर कहने लगा, रात को जिस आइटम का डांस देखा था तूने, मैं तुम्हारे लिए उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। उसे पैसे की सख्त ज़रूरत है। उसे तुम जो भी कहोगे वो करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन मेरा कमीशन रेडी रखना। बात करने के बाद वो मैनेजर कॉल कट कर देता है। अनिका घबराई हुई, इससे पहली बार वो ऐसे किसी अजनबी से मिलने जा रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था, लेकिन हिम्मत करके वो डोर बेल बजाने लगी। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर आ सकती हैं। मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। उस होटल में रात में हुई पार्टी में ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से अभिमन्यु कमरा नंबर 150 में सोया हुआ पड़ा था। बार बार मोबाइल की रिंग बजने के बाद भी वो कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। तभी उसका मोबाइल एक बार फिर से बजने लगा। वो अधकुली आंखों से मोबाइल को लेकर कॉल रिसीव कर लेता है। हेलो हेलो सर, कहाँ हैं आप? मिस्टर देवान, आपका कब से वेट कर रहे हैं, जल्दी कीजिए, मीटिंग में सब आपका ही वेट कर रहे हैं। अभी आने में टाइम लगेगा मुझे। अभिमन्यु दीवान का हर कोई वेट करता, जिन्हें नहीं करना है वो शौक से जा सकते हैं। अभिमन्यु कॉल कट कर देता है और अपने मोबाइल को बेड की साइड में रख कर वो रात वाले इंसिडेंट को याद करने लगता है। बार बार अनिका का चेहरा दिखाई दे रहा था, जैसे सालों पहले उससे मिलने का वादा किया और वो नहीं आई। उस समय अभिमन्यु ना सिर्फ प्यार से भरोसा उठा था, बल्कि उस दिन से उसने प्यार जैसे लफ्ज़ को झूठा समझने लगा। अनिका जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होती है, एक 32 साल का आदमी बेड पे बैठा हुआ कुटिल मुस्कान लिए बोला, दरवाज़ा तो बंद करो और अपनी प्रॉब्लम बताओ। अनिका डरते हुए बोली, सर, मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैनेजर सर ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मेरी हेल्प करेंगे ना? मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूँगी।
मैनेजर साहब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, जानता तो मैं भी तुम्हें हूँ। कल नाइट में तुम्हारा डांस देख कर तो मेरे होश ही उड़ गए। क्या खूबसूरती है तुम्हारी अदाएँ मेरे तन बदन में आग लगा दी हैं। तुम्हारी बॉडी को देख कर तो मैं मचल उठा हूँ। मैं तुम्हें खुश कर देता हूँ, बदले में तुम भी मुझे खुश कर दो। जितने पैसे चाहिए उतनी मिलेंगी। ये कैसी गंदी बातें कर रहे हैं आप। मैं यहाँ आपसे हेल्प मांगने आई हूँ और आप मुझे क्या समझ रहे हैं। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अनिका इतना कहकर जैसे ही वहाँ से भागने लगी, वो आदमी उसे ज़बरदस्ती खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है, फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। अनिका चिल्लाने लगी। वो आदमी किसी दरिंदे की तरह अनिका को बेड पे पटक देता है और उसके कपड़ों को फाड़ने लगा। चीखती चिल्लाती हुई अनिका रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन वो आदमी हंसते हुए उसके और करीब आने लगा। कोई है, बचाओ मुझे, प्लीज़ हेल्प मी, कोई है। अभिमन्यु अपने कमरे से बाहर निकल ही रहा था तो उसे किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो उस कमरे के पास गया तो अनिका के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर अपने आप से, ये तो अनिका की चीखने की आवाज़ है, लेकिन वो यहाँ। अभिमन्यु दरवाजे को पीटने लगा। बाहर से आ रही दरवाजे के पीटने की आवाज़ को सुनकर अनिका ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। वो आदमी अनिका का मुंह दबा रखा था। अनिका अपने हाथ से टटोल रही थी कि कुछ उठाने के लिए, लेकिन वो आदमी किसी भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा। अनिका के कपड़े फट गए थे। वो जैसे ही अनिका को कुछ और कहता, तब तक अभिमन्यु उस कमरे में पहुंच गया। अनिका की हालत को देखकर उसका खून खौल उठा। वो गुस्से में शेर की भांति दहाड़ते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी अनिका के साथ ज़बरदस्ती करने की। आज तुझे जान से मार डालूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अभिमन्यु उस आदमी पर लात घूंसों की बरसात करने लगा। वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। फिर जैसे तैसे खुद को बचाते हुए वो अभिमन्यु को धक्का देकर वहाँ से भाग निकला। बेड के नीचे अनिका अपना चेहरा दोनों हाथों से ढककर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी ये हालत देखकर अभिमन्यु अपने कोट को उतार कर अनिका की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे पहन लो। अनिका कुछ नहीं बोलती है, बस वो रोए जा रही थी। अभिमन्यु उसे नीचे से उठाते हुए पूछने लगा, अनिका यहाँ कैसे पहुँची तुम? वो आदमी कौन था? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ कौन था वो आदमी? कुछ बोलो भी। अनिका पूरी तरह से डरी हुई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर अभिमन्यु की आंखों में नमी आ गई। वो अनिका को अपने गले से लगाते हुए कहा, अनिका रिलैक्स, कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, रोना बंद करो तुम, मैं हूँ ना, घबराओ बिल्कुल मत। अनिका आज 2 साल बाद अभिमन्यु के आगोश में थी। उसकी छुअन को महसूस कर रही थी। उसका डर धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन जैसे ही उसे वो दिन याद आया, वो झटके से अभिमन्यु से अलग हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से जाने लगी। तो अभिमन्यु उसके हाथ को पकड़कर कहता है, अपनी हालत तो देखो अनिका, ऐसे बाहर जाओगी तुम? मैं ठीक हूँ मिस्टर दीवान, अपना ख्याल रख सकती हूँ मैं। मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया, किसी दिन ये एहसान चुका दूँगी मैं। अनिका का मोबाइल पास में ही पड़ा था। वो रिंग करने लगा। अभिमन्यु कॉल रिसीव कर लेता है तो दूसरी तरफ से सोनू की आवाज़ आई, दी कहाँ हैं आप? रिया दी की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप पैसे लेकर आ रही हैं ना? अभिमन्यु सोनू की बातें सुन ही रहा था। अनिका उसके हाथ से मोबाइल छीन लेती है और गुस्से में कहती है, किसी दूसरे की चीज़ों को छूने से पहले उसकी परमिशन लेना चाहिए, इतना तो जानते हो ना। अभिमन्यु अनिका को देखते हुए बोला, हॉस्पिटल में तुम्हारी बहन एडमिट है, क्या हुआ है उसे? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हें जानने का कोई हक नहीं है और ना ही मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। अभिमन्यु अब अनिका को पकड़कर उसे दीवार से सटाकर गुस्से में कहने लगा, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं, बिना मेरे सवालों का जवाब दिए। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? आखिर तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? अनिका, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। सवाल अपनों से किए जाते हैं मिस्टर दीवान, गैरों से नहीं। मेरी हैसियत आप जितनी नहीं है, लेकिन एक बार जो हमारी नज़रों में गिर जाते हैं उन्हें भूलने का कोई हक नहीं रहता है, और ना ही ये जानने का हम किस हाल में हैं। अनिका की बातें सुनकर अभिमन्यु उसे छोड़ देता है। वो अपनी ऐसी ही हालत में रूम से बाहर निकल गई और अभिमन्यु देखता रह गया। आखिर इतनी कैसे बदल गई हो तुम, और तुम यहाँ कैसे पहुँची? हॉस्पिटल में कौन एडमिट है ये तो मैं पता करके रहूँगा। तुम रंस से तो नफरत करती थी, फिर
उससे इतना गहरा रिश्ता कैसे जुड़ गया तुम्हारा? अपने मन में उठ रहे सवालों के तूफान को शांत करने के लिए अभिमन्यु अनिका का पीछा करने लगा। अनिका रोते हुए अपने आंसू ही पोंछ रही थी और अपनी बहन के बारे में सोचते हुए वो सड़क पे पैदल ही चल रही थी। आज हुए हादसे को याद करके उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे ये तो समझ में आ गया था कि इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता। रिश्ते नाते सिर्फ नाम के होते हैं। इंसानों को तो इंसानियत पर भी भरोसा उठ गया है। अनिका के कपड़े फटे हुए होने के बावजूद वो अपनी फिक्र किए बिना ही सड़क पे लपकी हुई जा रही थी। कार की हॉर्न, बाइक से कभी टकराते हुए, खुद को बचाते हुए वो बस अपने बेचैन मन के साथ हॉस्पिटल की तरफ मुड़ने वाले रास्ते की ओर जाने लगी। अनिका को आज पहली बार ऐसी हालत में देखकर अभी को ना सिर्फ हैरानी हो रही थी बल्कि दुख भी हो रहा था कि आखिर अनिका की ज़िंदगी ऐसे किस मोड़ पे आ गई है जो उसे इस तरह से लड़ना पड़ रहा है। अब हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर और बाकी थे। अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। खुद को बहुत ही मुश्किलों से संभालते हुए अनिका कुछ कदम चली ही थी, वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। दूर अपनी कार में बैठा हुआ अभी जैसे ही अनिका को सड़क के किनारे बेहोश पड़ा देखता है, वो कार से भागते हुए आया और अनिका को अपनी बाहों में उठाकर उसे कार में ले आया। पानी की छींटे उस पर मारते हुए बोला, अनिका होश में आओ, क्या हुआ है तुम्हें? अनिका क्या हुआ? अनिका अपनी आंखें खोलती है और खुद को अभी की बाहों में पाकर वो थोड़ी सी असहज महसूस करते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे? तुम मुझे यहाँ अपनी कार में लेकर आए हो? हाँ, बेहोश होकर पड़ी हुई थी तुम सड़क पर। मैं तुमसे बस कुछ एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? हॉस्पिटल में कौन एडमिट है बताओ मुझे। मेरे पास अभी टाइम नहीं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। बस बहुत हुआ, अपनी हालत पे तरस खाओ और बताओ मुझे कहाँ जाना है तुम्हें। छोड़ दूँगा मैं तुम्हें वहाँ। छोड़ तो तुम पहले ही चुके हो अभी। अब तुम्हारे मुँह से छोड़ने की बात को सुनती हूँ तो हंसी आती है मुझे। क्यों कर रही हो ऐसी बातें तुम? मैंने तुम्हें छोड़ा या फिर तुमने? अनिका, मैं तो एनीवे ये बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? सिटी हॉस्पिटल, रिया एडमिट है। अभी कार को स्टार्ट करता है और हॉस्पिटल जाने लगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा, अनिका कार से उतर कर जाने लगी तो पीछे मुड़कर अभी को थैंक यू बोलने लगी। अभी उसे अपना कोट देते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं भले ही अजनबी बन गया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरे लिए जो कड़वी एहसास तुमने आज तक दबाए रखे हैं, उसके लिए ही सही ये कोट पहन लो। अभी बाहर ही खड़ा होकर अनिका के आने का इंतज़ार करने लगा। अनिका कोट पहन लेती है और हॉस्पिटल में जाने लगी। वो सबसे पहले डॉक्टर के पास गई और उनकी कैबिन में आकर कहने लगी, डॉक्टर, अनिका तुमने अभी तक पैसे जमा नहीं किए हैं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ तुम्हारी बहन की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जान बचाने में हम नाकामयाब रहें। नहीं डॉक्टर, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़। मेरी जान भले ही चली जाए, लेकिन मैं अपने भाई बहन पे एक आँच तक नहीं आने दे सकती हूँ। मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है। मैं अपनी एक किडनी को बेचना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी बहन की सर्जरी करा सकूँ। प्लीज़ डॉक्टर, आप मुझे गलत मत समझिए। मेरे पास अब और कुछ भी नहीं है जिससे मैं सर्जरी के पैसे हॉस्पिटल में जमा कर सकूं। आपको याद होगा डॉक्टर, कुछ दिन पहले एक आदमी की दोनों किडनी फेल हो गई थी। आपने उन्हें किडनी डोनर को ढूंढने के लिए कहा था। मेरी किडनी ज़रूर मैच करेगी। प्लीज़ डॉक्टर, मैं अपनी एक किडनी उस इंसान को देने के लिए तैयार हूँ। बस 5 लाख रुपए, जिससे मेरी बहन की जान बच जाए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ। डॉक्टर अनिका की रिक्वेस्ट को सुनकर बोली, ओके फाइन अनिका, मैं एक बार पहले उनसे बात कर लेता हूँ। डॉक्टर दूसरी तरफ जाकर कॉल लगाने लगी। हेलो मिस्टर दीवान, किडनी डोनर मिल गई है। आप चाहें तो कल तक अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। डॉक्टर, क्या मैं उस इंसान के बारे में जान सकती हूँ जिसने मेरे डैड को किडनी दे रही है? आई एम सॉरी मिस्टर दीवान, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। आपके डैड फिर से ठीक हो जाएंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर अनिका के पास आते हैं और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी बहन की सर्जरी कुछ घंटों के बाद हो जाएगी।
तुम एक बार फिर से सोच लो अनिका। अनिका मुस्कुराते हुए बोली, मेरी ज़िंदगी अगर मेरे अपनों के काम नहीं आ सकती, वो ज़िंदगी फिर किस काम की डॉक्टर। मैंने माँ और पापा से वादा किया था, भले ही मुझे कुछ हो जाए लेकिन मेरे भाई बहन को कोई दुख ना हो। शाम हो चुकी थी। अनिका अपने भाई सोनू को अपनी गोद में सुलाई हुई थी। रिया की बिगड़ती हुई हालत को देखकर वो अपने मन में भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, अब और नहीं माता रानी, मैं अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकती। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने माँ और पापा से वादा तो कह दिया, अपने भाई और बहन का हमेशा ख्याल रखूँगी, लेकिन आज मेरी हिम्मत क्यों टूट रही है। आपने पहले मुझसे मेरे प्यार को दूर कर दिया, फिर मेरे माँ और पापा को। अब और कितने दुख माता, आखिर और कितने दर्द मिलेंगे मुझे। कहीं ऐसा ना हो माता रानी कि मैं थक कर हार जाऊँ। मुझ में और हिम्मत नहीं बची है। डॉक्टर सर्जरी की तैयारी कर चुके थे। अनिका घड़ी की तरफ देखती है और सोनू को वहाँ छोड़कर ओटी में अकेली चली गई। अपनी आंखें बंद करके वो स्ट्रेचर पर लेट गई। उसी हॉस्पिटल में अभी पहुँच चुका था। डॉक्टर से मिलने जैसे ही रिसेप्शन पर आता है, डॉक्टर के बारे में पूछने पे उसे पता चला डॉक्टर अभी ओटी में हैं। कुछ घंटों के बाद वो ओटी से बाहर आएंगे। अभी ओटी के बाहर ही खड़ा होकर डॉक्टर के आने का इंतज़ार करने लगा। उसे जब अनिका की याद आई तो वो उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसे अनिका कहीं नहीं मिली। वो जैसे ही सोनू को देखता है उसका मन किया कि वो अनिका के बारे में उससे पूछे। अभी अपने मन में सोचते हुए इस बच्चे से अनिका के बारे में पूछता हूँ, लेकिन क्या ये अनिका को जानता है। अभी सोनू के पास आता है और उससे बात करने के लिए कुछ कहने ही वाला होता है। वो देखता है सोनू वहाँ से किसी वार्ड की तरफ जा रहा है। अभी उसे आवाज़ देते हुए कहता है, सुनो बच्चे, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। हाँ पूछिए। यहाँ रिया नाम की कोई पेशेंट एडमिट है क्या? तुम बता सकते हो उसकी बहन अनिका कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। सोनू कुछ सोचते हुए कहा, अनिका दी अभी तो यहीं थी, कुछ देर पहले पता नहीं, हो सकता है वो पैसे लेने गई हूँ। अभी को समझ में आ गया अनिका क्यों पैसे का इंतज़ाम करने गई है। अभी सोनू से कुछ कहता उससे पहले रंस वहाँ आ गया। वो सोनू को देखते हुए कहता है, कैसे हो चैम्प, तुम्हारी रिया दी कैसी हैं? रंस जैसे ही अभी को देखता है वो आँखें फाड़ के उसे देखने लगा, लेकिन अभी को तो बस अनिका की फ़िक्र हो रही थी। लेकिन रंस समझ चुका था कि हो ना हो ये ज़रूर अनिका से मिलने आया है। वो अपने मन में कहता है, इन दोनों को अलग करने के लिए क्या क्या साजिशें नहीं की मैंने, लेकिन ये अभी आज भी अनिका को उतना ही प्यार करता है जितना पहले कहता था। लेकिन अनिका के दिल में मैंने जो जहर भरे हैं उसके खिलाफ वो नफ़रत बनकर आज भी अनिका और अभी को दूर किए हुए हैं। मेरे होते हुए ये दोनों कभी एक नहीं होंगी। रंस बड़े ही एटीट्यूड भरे अंदाज में कहता है, तुम्हारा हॉस्पिटल में क्या काम है मिस्टर अभिमन्यु दीवान? तुम जैसे लोग तो ऑफिस में काम करते हुए नज़र आते हैं, ऐसे हॉस्पिटल में नहीं। तुम्हारे जैसे मक्कार फरेबी इंसान भी अब एटीट्यूड भरे अंदाज में बोलने लगे हैं। कुछ देर हुई भी नहीं, दोनों की पुरानी दुश्मनी फिर से उन दोनों की आंखों में दिखाई देने लगी। दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। लेकिन अभी कुछ और कहता तभी वो देखता कुछ ओल्ड बॉय एक स्ट्रेचर को लेकर आ रहे थे। इसके पीछे पीछे डॉक्टर भी आ रहे थे। रंस सोनू को लेकर वहाँ से रिया के पास चला गया। अभी की नज़र जैसे ही स्ट्रेचर पर लेटी हुई अनिका पे पड़ी, वो हड़बड़ाते हुए स्ट्रेचर को पकड़कर कहता है, अनिका क्या हुआ है इसे? ये तो अच्छी थी, फिर इसे क्या हुआ डॉक्टर बताइए कुछ। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर दीवान, इन्होंने अपनी एक किडनी डोनेट की है, मैंने आपको बताया भी। वार्ड बॉय अनिका को जाकर रूम में शिफ्ट करो, कुछ देर में इसे होश आ जाएगा। अभी जैसे ही डॉक्टर की बात को सुनता है उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। वो अनिका को जाते हुए देखने लगा। डॉक्टर उससे फिर से कहने लगे, अनिका को 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। अब आसानी से रिया की सर्जरी हो सकती है। आपकी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई है मिस्टर दीवान। क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग इस तरह से उड़ कैसे आया? ऑल ओके ना मिस्टर दीवान?
अभी भागते हुए अनिका के कमरे में आया जहाँ वो बेहोश होकर बेड पर लेटी हुई थी। उसे देखकर अभी की आंखें भर आई। अपने प्यार को इस तरह से मजबूर देखकर अभी की तो जैसे जान ही निकल गई थी। इन 2 सालों में उसने जैसे अपने दिल को संभाल के रखा था, आज वही दिल फिर से अनिका के लिए धड़क उठा। जिसने कभी दोबारा प्यार न करने की कसम खाई थी, आज वो कसम फिर से टूट गई थी। उसका दिल किया वो अनिका को अपने सीने से लगाकर उसके सारे दुखों को अपने नाम कर ले, लेकिन इतनी आसानी से वो दूरी कभी ख़त्म नहीं हो सकती थी जो 2 सालों में उन दोनों ने झेला था। अनिका को होश आ गया था। वो अपने भाई को देखकर मुस्कुराती है। जैसे ही रंस सामने उसके पास आकर बैठा, वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्यों अनिका? मैं तो हर सुख और दुख में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। फिर तुम मुझे पराया क्यों समझती हो? अनिका धीरे से कहने लगी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ रंस। तुम वो हो जिसने हर पल मेरा साथ दिया। तुम न सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो। अब तुम आराम करो अनिका। मैं रिया की सर्जरी के बारे में डॉक्टर से बात करता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सोनू अपनी दी के पास रहो तुम, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। अनिका रंस के अपनेपन भरी बातें सुनकर उसकी आंखें भर आई। उसका ये कहना ही बहुत था अनिका के लिए, क्योंकि इंसान सुख में साथ दे या ना दे, लेकिन दुख में साथ देने वाला कोई भी हो, चाहे उसका दोस्त ही क्यों ना हो, वो हमदर्द बन ही जाता है। अनिका और रंस को एक साथ देखकर अभी को जलन हो रही थी। उसका गुस्सा साफ साफ उसके चेहरे पर झलक रहा था। वो अपने हाथ में पकड़े हुए कांच के गिलास को तोड़कर चकनाचूर कर देता है। उसका हाथ लहूलुहान हो गया था। वो गुस्से में ही हॉस्पिटल से जाने लगा, लेकिन रंस उसे जाते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुरा कर कहता है, तुमने सोचा भी नहीं होगा मैं किस हद तक जा सकता हूँ अभिमन्यु धीमान। तुम्हारी अनिका को तुमसे दूर कर दिया, अब उसे तुम्हारी आंखों के सामने अपना भी बनाऊंगा, और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। जैसे मैं तड़पा हूँ वैसे तुम्हें भी इस आग में जलना होगा तुम्हारी दोस्ती के लिए। मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने तो मुझसे मेरी सबसे बड़ी खुशी छीन ली। उस दिन से मैंने भी तय कर लिया था, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए जब किसी से जुनून वाला इश्क हो और उससे बिछड़ कर दिल पर क्या बीतती है। अभी सीधे अपने ऑफिस में पहुंचता है। सारे लोग उससे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे, लेकिन वो किसी के भी गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिए हुए ही कैबिन में चला गया। एक स्टाफ मेंबर अपने दूसरे स्टाफ से कहता है, तुमने कुछ नोटिस किया है? आज इस खड़ूस के हाथों से ब्लड निकल रहा है, लेकिन फिर भी गुस्से में है। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है हम इंसानों के बीच ये जल्लाद कहाँ से आ गया। अब कैबिन में जाएगा, फिर अनीस को चिल्लाएगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज ऑफिस में अनीस भाई का आखिरी दिन होगा। क्या पता भाई सर का गुस्सा आज आसमान पर है। पता नहीं आज किसकी बारी है। वो इतने मगरूर घमंडी हैं। अकड़ तो इनकी भरी है कि उन्हें अपने बड़ों की भी इज्जत करना नहीं आता। तभी कैबिन में आ रही चिल्लाने को सुनकर तभी कैबिन से आ रही चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर दोनों स्टाफ डरते हुए अपने काम में लगे। अभी अपने सेक्रेटरी अनीस पे चिल्लाते हुए कह रहा था, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो अनीस? तुम्हें कंपनी पैसे देती है काम करने के लिए, अय्यासी करने के लिए नहीं। ऊपर से तुम लेट से ऑफिस भी आए हो। अपना रेजिग्नेशन लेटर रेडी करो और जाओ इस कंपनी से। जितनी छुट्टियां मनानी हैं मनाते रहो। अनीस को जॉब से निकाल कर अभी गुस्से में उस रूम में आता है और अपने ब्लड को साफ करने लगा। उसके गुस्से की आदत को ऑफिस के हर मेंबर्स को पता होती थी। कब वो किस पर अपना गुस्सा निकाल ली ये भी सब बखूबी जानते थे। मिस्टर दीवान ऑफिस के अंदर आ ही रहे थे। वो जैसे ही अनीस को जाते हुए देखते हैं उससे पूछने लगे, ऑफिस टाइम में तुम कहाँ जा रहे हो? सर ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। व्हाट? क्या अभी नहीं? तुम जाकर अपना काम संभालो, मैं उससे बात करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। अनीस अपने काम में लग गया। मिस्टर दीवान अभी के कैबिन में आते हैं। उन्हें देखते ही अभी कहता है, डैड आप यहाँ? आप तो अभी क्या चाहते हो तुम?
अनीस की क्या गलती थी जो तुम उसे जॉब से निकाल रहे हो? वो इस कंपनी में काम करता है। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अभी गैर जिम्मेदार वो नहीं, तुम होते जा रहे हो। डैड, इस कंपनी का सीईओ मैं हूँ, तो मुझे अपने तरीके से काम करने दीजिए। अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। कहाँ जाओगी? उस लड़की के पास जो उस दिन होटल में डांस कर रही थी। उसके लिए तुम सब पर गुस्सा कर रहे हो, जिस लड़की के लिए तुम पागल हो रहे हो। उस लड़की ने तुम्हें सालों पहले छोड़ दिया था और तुम्हारा पागलपन अब तक उसके लिए क्यों? अभी तुम आखिर उसे भूल क्यों नहीं जाते हो? नहीं भूल सकता मैं उसे। आप नहीं जानते डैड, वो किस हाल में है। वो चाहे जिस भी हालत में हो, तुम्हें उससे क्या। अभी वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है और वो कभी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम शाम को मेरे फ्रेंड की बेटी से मिलने जाओ। इस बार कोई बहाना नहीं, अभी तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहता हूँ। अब मैं कोई तमाशा नहीं अब मैं और कोई तमाशा नहीं देखना चाहता। अभी उस लड़की को तुम्हें भूलना ही होगा, कोई किसी भी हाल में। मिस्टर दीवान कैबिन से चले जाते हैं, लेकिन अभी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो किसी भी तरह से अनिका को छोड़ना नहीं चाहता था। रंस की वजह से उसका पागलपन और भी बढ़ गया था। अभी अपने कैबिन में बैठे हुए बस अनिका की तस्वीर को देखकर सोच रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ? हमने तो ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम्हारे साथ तो मैंने हर दिन हर पल अपनी दुआओं में मांगा था। आज वही शख्स मुझसे इस कदर रूठ गया, जिसने ये तक बताना ज़रूरी नहीं समझा कि वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई। पूरे 2 साल हो गए अनिका। मुझे वो दिन आज भी याद है जब तुम मुझसे की वादे निभाने के लिए आने वाली थी। तुम्हें तो अपना वादा निभाना आता था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों ज़िंदगी की इस भीड़ में मुझे अकेला करके चली गई? मैं आज भी तन्हा हूँ जैसे कल था। तुम ही तो थी मेरी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई। अजीब इत्तेफाक था हमारा मिलना और बिछड़ना भी। कसूरवार तुम नहीं, हालात थे मेरे। मैंने ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। तुम मिली भी तो मुझे होटल में डांस करते हुए। मुझे आज भी याद है जब हम पहली बार मिले थे। अब मैं तुम्हें ऐसे अब कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा अनिका। तुम्हें अपना तो मैं ही बनाऊंगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। अनिका अब किसी तरह से रिया की सर्जरी करवाना चाहती थी। डॉक्टर की फीस जमा करने के बाद रिया की सर्जरी भी हो गई। कुछ दिनों के बाद रिया को डिस्चार्ज कर दिया गया था। अनिका उसे लेकर अपने घर पहुंच गई थी। सुबह के 10 बज रहे थे। अनिका, रिया और सोनू तीनों अपने घर पे पहुंच चुके थे। रंस भी उन सब के साथ था। घर के अंदर आते ही रंस अनिका का हाथ पकड़कर उससे कहने लगा, अनिका, तुम रिया का ख्याल कैसे रखोगी? तुम भी तो ठीक नहीं हो। कभी सोचा है रिया को जब पता चलेगा उसकी बहन ने किस तरह से उसकी सर्जरी करवाई है, उस पर क्या बीतेगी? रंस, रिया का सच पता चलेगा रंस, रिया को सच का पता चलेगा तब ना। और मेरी चिंता क्यों करते हो तुम इतनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टाँके लगे थे, वो भी ठीक हो गए हैं। रही बात सच ना बताने की वजह की, तो मैंने जो कुछ भी किया अपनी जिम्मेदारी समझ कर किया है। आगे भी मुझे जब भी अपने भाई बहन के लिए कुछ करना होगा तो मैं ज़रूर करूँगी रंस। मुझे अब सबसे पहले अपनी बहन का ख्याल रखना है। वो जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं अपनी जॉब पे नहीं जाऊँगी। रंस मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी बातों से तो मैं इम्प्रेस हो गया हूँ, लेकिन सबके साथ साथ तुम्हें खुद का भी ख्याल रखना चाहिए अनिका। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ अनिका। रंस, तुम बैठो, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, उसके बाद आराम से बैठकर बात करते हैं। अनिका किचन में आती है और कॉफ़ी बनाने लगी। रिया अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी रंस की नज़र सामने की दीवार पर टंगी अनिका की मॉम और डैड की तस्वीर भी पड़ी। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए काउच पे बैठ गया और अभी को कॉल लगाने लगा। दूसरी ओर अभी अपने कैबिन में अकेले बैठा हुआ था। ऑफिस का काम फिनिश कर रहा होता है। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। वो बिना देखे ही कॉल रिसीव कर लेता है। हेलो हेलो, अभी कैसे हो? तुम्हारी चोट का जख्म कैसा है? कौन हो तुम? दिमाग पे जोर डालकर सोचो, मैं कौन हूँ? रंस, तुम हाउ डे यू? डेयर की बात तुम मत करो तो ठीक होगा, वरना जानना नहीं चाहते हो
तुम्हें और अनिका को कैसे अलग किया है मैंने? क्यों अनिका तुमसे इतनी नफ़रत करती है? इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है ना? रंस कुटिल मुस्कान लिए कहता है, आज नाइट में मिलते हैं, वहीं जहाँ से मेरी और तुम्हारी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। सोचो आखिर कौन सी जगह थी वो? मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। रंस कॉल कट कर देता है। अनिका कॉफ़ी लेकर आती है और रंस को देते हुए बोली, क्या ज़रूरी बात करना चाहते हो तुम मुझसे? मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अनिका, मैं जानता हूँ तुम आज भी कहीं ना कहीं अभी से प्यार करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें कुछ ना कहूँ। अभी मेरे लिए गुजरा हुआ कल बन चुका है रंस, जो अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। उसे मैं भूलना चाहती हूँ, लेकिन भूल नहीं सकती हूँ, चाहे मैं उससे जितनी भी नफ़रत करूँ। लेकिन उसका चेहरा देखते ही मेरे दिल में भरी हुई उसके लिए नफ़रत कम नहीं होगी। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और इस दोस्ती को निभाने के लिए मैं जितना भी करूँगी उतना कम है। बताओ मुझसे क्या बात कहना चाहते हो? शहर के बीचों बीच एक शानदार सा घर जो दिखने में किसी रॉयल पैलेस से कम नहीं था। बाहर खड़े गेट के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, दीवान मेंशन। एक गार्ड घर के बाहर था और एक गार्ड घर के अंदर। एक लंबी सी ब्लैक कलर की गाड़ी जैसे ही गेट के सामने आई, गार्ड गेट खोलता है, कार अंदर आती है। उस कार से मिस्टर दीवान उतर कर घर के अंदर आते हैं। थोड़ी गुस्से में थे। घर के अंदर मिसेस दीवान अपने सर्वेंट को काम समझा रही थी। वो जैसे ही देखती हैं मिस्टर दीवान घर के अंदर आ रहे हैं, वो सर्वेंट्स को जाने के लिए कहती हैं और अपने पति के पास आते हुए बोली, आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे थे। तुम्हारे बेटे की वजह से मैं परेशान ना हूँ। क्या करूँ रोमा, वो आज भी उस लड़की के लिए पागल है। उस लड़की ने धोखा दिया था, अभी आज भी उससे प्यार करता है। प्यार का भूत सवार है उसके ऊपर। रोमा, समझाओ अपने बेटे को। आज शाम को कनिका आ रही है। मैं उसकी और कनिका की शादी कराना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी। वो तुम्हारी बात सुनेगा क्योंकि वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। समझाओ उसे, वरना मुझे ऐसा फैसला लेना होगा जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। रोमा जी भी दुखी हो गई थी। वो अपने पति को समझाते हुए बोली, वो उस लड़की से आज भी प्यार करता है। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। आप ऐसी क्यों सोच रहे हैं? कनिका क्या सच में हमारे भाई के लायक है? पृथ्वी, अनिका को मैंने डांस करते हुए देखा था, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। अभी को मैंने देखा, वो कैसे अनिका को देखकर हैरान था। आप जानते हैं ना, आपके इसी बिहेवियर से वो हमसे दूर रहा है। अनिका ही थी जो उसे हमारे करीब लेकर आई है। अपने बेटे को खोना नहीं चाहती हूँ पृथ्वी, आप ऐसा कुछ मत करिए। मुझे अब कुछ नहीं सुनना है रोमा, उसे जैसे समझाना है समझाओ, लेकिन उसकी शादी कनिका से ही होगी, मैंने कह दिया है। रात के 9 बज रहे थे। अभी एक बियर बार में पहुंच गया था। बार पूरी तरह से खाली था। लोगों का नामो निशान नहीं होने की वजह से वो भी समझ नहीं पा रहा था आखिर रंस ने उसे ऐसी जगह पे क्यों बुलाया है। उसे बात ही करनी थी तो कहीं और बुलाता। हेलो अभी, आखिर अनिका के लिए तुम्हारे दिल में जो बेशुमार प्यार है, वो तड़प तुम्हें यहाँ ले ही आई। रंस की गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती है। वो बियर बार के अंदर से बाहर आते हुए कहता है, आप सभी को आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर। अगर आप लोगों को कहानी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स, ताकि कहानी का कोई भी पार्ट आप लोगों से ना छूटे। और अगर ना अच्छी लग रही हो तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि फिर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेवजह से दर्द होने लगता है। चलिए फिर बताइएगा, उसी बेसिस पे कहानी आगे बढ़ाऊँगी।